में जेंडर और कास्ट आ जाता है। आपने अभी जो समाज की बात की उसका डेटा मैं लेकर आई हूँ, वो डेटा दर्शकों के सामने रख देती हूँ। बंगाल में इस बार दलितों का आशीर्वाद बीजेपी को खूब मिला है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में दलितों के लिए 68 सीटें रिजर्व हैं। इनमें से बीजेपी को 51 सीटों पर जीत मिली। टीएमसी 17 सीटें जीत पाई। मतलब ये कि टीएमसी से 3 गुना ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई है। और दलित सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना हुआ? 75%। अब अगली बात एसटी सीटों की भी कर लें। पश्चिम बंगाल में आदिवासियों ने दिल खोलकर बीजेपी का साथ दिया। एसटी रिजर्व सीटों पर बीजेपी को 100% का साथ मिला, क्योंकि बंगाल में आदिवासियों के लिए 16 सीट रिजर्व है। सभी 16 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। टीएमसी 0 पर आउट हुई, यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना रहा? वो 100% का रहा। ऐसे में बीजेपी पर आदिवासी कोटे से भी मंत्री या डिप्टी सीएम बनाने का दबाव होगा। तो ये दो बातें हैं, एससी सीट और एसटी सीट। आपने जिस संख्या की एसटी सीटें हैं, ठीक है। अब मटुआ समाज है। मटुआ समाज, जब भाजपा के वहां पे 3 एमएलए थे, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, मटुआ समाज भाजपा को सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि वो एससी समाज में आ रहा है, जो आप 75% स्ट्राइक रेट बता रहे हैं। और जो टॉप 5 लीडर हैं, विडंबना ये है, सुकांत मजूमदार, समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, अंगमित्रा पॉल, रूपा गांगुली को भी जोड़ लीजिए, और शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी टॉप पोस्ट पर हैं और बाकी लोग डिप्टी सीएम या मंत्री बनेंगे। उनमें से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ये अपर कास्ट हैवी ग्रुप है ना। तो वो भी एक चैलेंज है। जैसे एससी एसटी ने सपोर्ट किया है, ओबीसी ने सपोर्ट किया है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए वहां पे रहने वाला है। सर, 2 बातें। एक तो दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी का इक्वेशन, अजीत जी, कि क्या दिलीप घोष उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अगर बनते हैं तो फिर सरकार कैसे चलेगी? वो चेक एंड बैलेंस के लिए हमेशा एक व्यक्ति जो है, क्या वो पिंचिंग पोजीशन पर रहेगा? पहली बात तो ये। और दूसरा, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन कहां से लेकर आया जाएगा? देखिए, ये मतलब एकेडमिक बहस के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं ये सारी। अभी आप 3 स्टेट आप देखिए जो जहां बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, एक चौंकाने वाला मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। आप वो समीकरण देखिए, राजस्थान में कैसे बनाया, मध्य प्रदेश में कैसे बनाया, छत्तीसगढ़ में कैसे बनाया। मोहन यादव के साथ एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाया, राजेंद्र शुक्ला को एक पिछड़ा दलित एक मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह से आप एक अरुण साय बने और एक विजय शर्मा बने छत्तीसगढ़ में। तो ये जो बैलेंस करने का है, और कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा चेहरा ले आकर के ही बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि बड़े चेहरे को रोक दिया जाए कि एक बड़ा चेहरा हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो बाकी बड़े चेहरे इंतजार करें। भाई सुकांत मजूमदार वैसे भी, दिलीप घोष को इंतजार कराया जा सकता है। सुकांत मजूमदार तो केंद्र में वैसे भी मंत्री हैं, तो एक तो वो ऐसी आप इलिमिनेट कर दीजिए। आप ऐसे अगर उनको, समीक भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश अध्यक्ष रहिए आप, तो समीक 2 तो ऐसे इलिमिनेट कर दीजिए। अब दिलीप घोष बचे, आप उनके लिए कोई और भूमिका सोच सकते हैं दिलीप घोष के लिए लंबे समय से, और अच्छे नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हीं के अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पहुंची और 2 से लोकसभा में 18 पहुंची, वही प्रदेश अध्यक्ष। उनका एक महत्व है, तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे आप, ये कर सकते हैं एडजस्ट, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्षेत्र का और जाति का बैलेंस बनाने के लिए कोई ऐसा एकदम उप मुख्यमंत्री के लिए कोई ऐसा चेहरा भी बीजेपी ले आ सकती है जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही। ऐसा चेहरा उप मुख्यमंत्री के लिए आप ले आ सकते हैं, उससे ज्यादा मैसेज आप दे पाएंगे। आप एक उत्तर बंगाल से एक चेहरा ले आना होगा, क्योंकि अगर शुभेंदु अधिकारी को आप ले आ रहे हैं तो ये पूरा दक्षिण का ही हिस्सा हो गया जहां से आप ले आ रहे हैं। वो बड़े नेता हैं मेदिनीपुर के, और इतने बड़े नेता हैं कि जब वो तृणमूल से अलग हुए थे तो ममता बनर्जी की नींद उड़ी थी कि कहीं वो अपनी अलग पार्टी न बना ले। उस समय प्रयास भी किया था उन्होंने ताम्रलिप्ता कांग्रेस नाम से कांग्रेस बनाने के लिए। हाँ, लेकिन नेता तो मेदिनीपुर के हैं। जो मेदिनीपुर का इलाका है, जिस इलाके में उनका असर इतना बड़ा वर्चस्व है, उस इलाके में अधिकारी परिवार का, तो वो इधर से हैं। तो एक नॉर्थ बंगाल से एक ले लीजिए, हमको लग रहा है कि उधर से, तो एक हो सकता है कि नॉर्थ बंगाल से ले तो दलित भी ले ले। कोच राजवंशी उस इलाके से बहुत जीते हुए हैं, तो कोच राजवंशी दलित आप ले लें। जहन में आता है? नहीं, नाम जहन में नहीं आ रहा है। नाम तो जहन में मतुआ समाज का हमारे जहन में नाम आ रहा है, लेकिन अब शांतनु ठाकुर की पत्नी को कैसे बनाएंगे? शोभा ठाकुर जीती हैं, लेकिन शांतनु ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, तो केंद्र में जो मंत्री हैं उनकी पत्नी को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे तो फिर एक अलग तरह की बहस शुरू हो जाएगी। एक ही सांसद भी। और आप उत्तर बंगाल जो बीजेपी का गढ़ है, उस इलाके में, और सबसे बड़ा जो दलित समाज है बंगाल में, वो कोच राजवंशी है। उसी से ले आए थे, अनंत महाराज को राज्यसभा भी भेजा गया था। तो अब कोच राजवंशी समाज से ले आते हैं तो एक उत्तर बंगाल का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, दलित का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरह से करके, और ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन भी एक खोजना ही होगा पार्टी को अपना।
जरा जो नाम है एक बार पीसीआर डायरेक्टर वो सारे नाम चला दें जिन पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अच्छा, जो पिछड़े समाज से भी या हम चाहे रत्ना देवनाथ की बात करें, कलिता माझी की बात करें, जी इन तमाम नामों में आपको लगता है इन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी? या रेखा पात्रा की बात कर लें, देखिए कैबिनेट में निश्चित रूप से जगह मिलेगी। और बीजेपी का ये कोई एक दिन का नहीं है कि आदिवासी साथ में आ गया। आदिवासी देखिए, आप संथाल आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी का समर्थन किया वहां जाकर के। 7-8% संथाल आदिवासी है, इसके बावजूद हेमंत सोरेन कोई असर वहां नहीं डाल सके। आदिवासी सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में गई, जबकि वहीं बगल के राज्य झारखंड में एक भी आदिवासी सीट, लोकसभा में 5 में से एक भी बीजेपी को नहीं मिली, और विधानसभा में 28 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन 2 आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 2 आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो बीजेपी आदिवासी पर काम कर रही है, करती रही है। एक लॉन्ग टर्म के उसके तहत उसको आदिवासियों ने वोट दिया है बीजेपी को। ठीक, ऐसा नहीं कि वन ऑफ। अच्छा, बंगाल में बीजेपी पहली बार चूंकि सरकार बना रही है और बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली है, ऐसे में बीजेपी को न सिर्फ जातीय समीकरण साधना होगा, क्षेत्रीय संतुलन भी बनाना होगा। बंगाल में इस बार ऐसे कई क्षेत्र है जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। जंगल महल और झारग्राम इलाके की बात करें तो बांकुरा में 12 सीटें जीती, 12 सीटें हैं और सभी की सभी बीजेपी ने जीत ली। पुरुलिया में 9 सीटें हैं, 9 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटें, सभी 16 पर बीजेपी ने कब्जा किया। इसी तरह नॉर्थ बंगाल की जलपाईगुड़ी में सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती। अलीपुरद्वार की 5 सीटें जहां पर कमल खिला, तो वहीं इंडस्ट्रियल बेल्ट के पश्चिमी बर्धमान में भी 9 सीटें भगवामय हो गई। ऐसे में बीजेपी पर तो इस बात का दबाव होगा ही कि शुभेंदु कैबिनेट में इन क्षेत्रों का भी ख्याल रखा जाए जहां से 100% स्ट्राइक रेट है। अमिताभ जी। जरूर, क्योंकि इसमें से तो बहुत सारे जिले जो आप बता रहे हैं एक्चुअली ये मतलब पूरे बंगाल में ही फैले हुए हैं, क्योंकि कुछ जिले इसमें मेदिनीपुर से आ रहे हैं, कुछ जिले नॉर्थ बंगाल से हैं, कुछ जिले बर्धमान से हैं और कुछ जिले जो हैं वो प्रेसिडेंसी से भी हैं, जंगल महल से भी। तो लार्जली क्योंकि बीजेपी 207 सीट इस बार जीती है, 207 सीटें जीती है, तो कितनी मेजॉरिटी हो गई? वो लगभग 3/4 मेजॉरिटी है। 2/3 से तो ऊपर ही है, 2/3 से तो ऊपर ही है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, सिर्फ एक मालदा जोन जो है, जो मालदा वहां भी पिछली बार से काफी अच्छा किया। सोचा था आज आप दोनों के साथ मिलकर थोड़ा सा बीजेपी वाला काम हम लोग कर लें और यहाँ पूरे कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा वो थोड़ा सा समझ लें। तो एक मुख्यमंत्री के अलावा कोई उप मुख्यमंत्री के नाम पर भी फिक्स नहीं हो पा रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है दिलीप घोष का चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं और जितने भी नाम हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी तक, उसमें से लार्जली 2 लोग तो अजीत भाई साहब सही कह रहे हैं कि भाई 2 लोग तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। दिलीप घोष हो सकते क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं। और मैं कह रही हूँ अग्निमित्रा पॉल भी हो सकती हैं क्योंकि वो महिला है, सशक्त महिला समाज का प्रतिनिधित्व वो करती हैं।